हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन का एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। तो आज हमारा ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो हमारा एक टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आंसर फ्रेम होगा आपका। तो उन पॉइंट्स को अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा, वो आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेंगे। एंड अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स को भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा उन पॉइंट्स को। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा गाइज, जैसे ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच का ही पार्ट है। ये आपका फ्री सीरीज़ है आपकी, जिसमें आपको डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में, और रात को 8 बजे आपको इसका एनालिसिस वीडियो दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही, जहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग का ही हमारा एक पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपकी आंसर कॉपीज़ एक्सपर्ट चेक करेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो आपकी आंसर कॉपीज़ चेक करेंगे। 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो से, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। बेसिक से शुरू करके आपको आंसर राइटिंग का करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा किस तरीके से लिखते हैं, और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। यू विल बी मेंस रेडी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस इस बैच को। हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, जिसमें एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज कराई जा रही है। बिल्कुल फुल फ्लेश्ड बैच है गाइस, ज़ीरो से तैयारी हो रही है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाईली रिकमेंडेड बैच है ये, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हमारा करंट अफेयर्स बैच भी रन कर रहा है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स भी डेली बेसिस पे दी जाती हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के पेड बैच में एनरोल करते हैं, तो पेड बैच में आपको लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट होती हैं डेली बेसिस पे, जिसमें आपके डाउट्स लिए जाते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी कराई जाती है। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज हमारे बैचेस को। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे वाया व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप टेक्स्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कैन द स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? क्या क्षेत्रीय संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है? ये क्वेश्चन GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से है और ये यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हम रीजन वाइज बात करें कि रीजनल अगर रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, जैसे जो विनिर्माण होता है उस पे ध्यान दें कि एक क्षेत्र के जगह पे हम मैन्युफैक्चर करें, रीजन बेस्ड वहाँ के रिसोर्सेज के जो वहाँ के संसाधन हैं उनके ऊपर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करें, तो क्या उस रीजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी या इंडिया की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगी? तो हमें रीजनल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को अपना एज अ पॉइंट ऑफ फोकस रख के हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है कि एम्प्लॉयमेंट क्या वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन होगा या नहीं होगा, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अपना आंसर शुरू करते हैं। तो अगर हम इंडिया के टारगेट की बात करें, तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के थ्रू इंडिया ने ये अपना एक लक्ष्य रखा कि 2022 तक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो जीडीपी में है वो बढ़ा के 25% तक कर दिया जाएगा। 25% तक जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। ये इंडिया ने अपनी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के थ्रू एक लक्ष्य निर्धारित किया, एम सेट किया। लेकिन ये देखा गया है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा गया है, जैसे हम बात करते हैं डिस्पैरिटी की, कि कहीं डेवलपमेंट ज़्यादा है। अब जैसे अगर हम पहले ब्रॉड व्यू से देखते हैं, सबसे पहले कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो क्या सारी कंट्रीज़ इक्वली डेवलप्ड हैं? नहीं,
उनको भी डिवाइड किया हुआ है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलपिंग है, उसमें डिवाइड किया हुआ है, या ये कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है। डिवाइड किया हुआ है क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटी है कि किसी कंट्री में रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ या लिविंग कंडीशन सब कुछ बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पुअर भी है, और कहीं हम मीडियोकर की बात करते हैं कि मध्य वर्ग पे है, कि डेवलपिंग स्टेज पे हैं वो, कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से पर्टिकुलर कंट्री में भी, अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेरियस स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो ऐसे ही स्टेट्स में भी कोई स्टेट बहुत अच्छे से अच्छी डेवलप्ड है, कोई स्टेट बहुत अंडर डेवलप्ड है, ऐसा भी है, राइट। अब स्टेट्स में बात करें फिर, तो स्टेट्स में क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत सारी। डिस्ट्रिक्ट्स में भी सेम है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छी हैं, अच्छे तरीके से डेवलप्ड हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इतने अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं हैं, वो डेवलपिंग स्टेज पे या वो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, राइट। तो वो क्या है, इस वजह से इन चीज़ों को देखा गया कि कुछ लोकेशनल एडवांटेजेस, मतलब कि ऐसी लोकेशन है जहाँ पे लाइक जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, संसाधनों की, कि रॉ मटेरियल मिल रहा है, या वहाँ पे लेबर अच्छे से मिल रही है, वाटर मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है। तो ये क्या है, ये लोकेशन की एडवांटेजेस होती हैं कि जहाँ जहाँ पे ये सब चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में अच्छे से मिल रही है, तो उन जगहों पे क्या होता है कि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, उन वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होती है, वेलबींग भी, वेलफेयर होता है, डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ जगह, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि अ, अच्छी जो लोकेशनल एडवांटेजेस हैं, या कुछ रॉ मटेरियल्स नहीं है, या वाटर का एक्सेस नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जैसे हम बैकवर्ड एरियाज़ की बात करते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की कई जगह पे बात करते हैं, रूरल एरियाज़ की, जहाँ पे ये एडवांटेजेस नहीं मिलती देखने को, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप नहीं होती। तो वो क्या है, वो एरियाज़, वो रीजन्स पीछे पिछड़े हुए जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, वो पीछे रहते हैं, इतने डेवलप्ड नहीं हो पाते। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि रीजनल मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा, क्षेत्रीय विनिर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनल मैन्युफैक्चरिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे, राइट। तो ये हमने किसकी बात करी, हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन की बात करी, हमने इंट्रोडक्शन में अपने पॉइंट्स को बता दिया, अपना एम भी बता दिया, और थोड़े से में ही हमने क्या बता दिया कि रीजनल मैन्युफैक्चरिंग क्यों ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट पे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हमसे पूछा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगी या नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरीके से हो सकता है, कि जो इंडस्ट्रीज अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं, राइट, मतलब जैसे कि अगर ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से रॉ मटेरियल्स अच्छे से मिल रहा है एक एरिया को, ठीक है, वहाँ पे अब रॉ मटेरियल अच्छे से मिल रहा है तो प्रोडक्शन अच्छे से होगी, प्रोसेसिंग हो पाएगी। तो अगर हम एक रीजन की बात करें, एक पर्टिकुलर रीजन पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी करवा दी जाएगी, अब रॉ मटेरियल्स मिलेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए, तो काम करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ओवरऑल उस रीजन की डेवलपमेंट होगी, राइट। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर हम चले सेकंड पॉइंट पे। तो मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमने बात की कि क्या होगा, कि रॉ मटेरियल मिले तो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगी, हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से प्रोडक्ट्स को बना पाएंगे, जल्दी बना पाएंगे। तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर बनेंगे तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो क्या होगी, उनको जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, राइट। ठीक है, तो वही बात की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, रोजगार पैदा करती है, एम्प्लॉयमेंट वेरियस लेवल पे, जहाँ पे मतलब हर स्किल के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि एक हायरार्की होती है कि फॉरमैन हैं, मैनेजर्स हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, सीईओ आ जाते हैं। तो क्या है, हायरार्की है कि वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं वर्क्स। तो जब वो स्किल्स के अकॉर्डिंग, जब तो क्या होता है, जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्किल्स के रिगार्डिंग जो है पर्सन्स की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट एनहांस होती है, रोज़गार बढ़ता है, रोज़गार पैदा होता है फिर। तो नॉर्मली अब बात करें
तो जैसे अभी हमने हायरार्की की बात करी कि फॉरमैन होते हैं, फॉरमैन मतलब वर्कर्स आ जाते हैं जो काम करते हैं, फिर उनके ऊपर मैनेजर्स होते हैं जो उनको देखते हैं, हेड होते हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, एक सर्विस डिपार्टमेंट का हेड है, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड है। तो उनके अंडर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और उन मैनेजर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ ऐसे पर्सन्स वर्क करते हैं। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो सीईओ है वो बहुत सारे होंगे? नहीं, एक होगा। तो क्या है, वहाँ पे जो वैकेंसी होती है वो लिमिटेड होती है, वहाँ पे लिमिटेड लोग जाते हैं। लेकिन अगर हम नीचे लेवल पे बात करें, जो वर्कर लेवल है, वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड जॉब नहीं होती और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है उन काम करने के लिए। तो जब एक इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग को हम बूस्ट देते हैं, बढ़ावा देते हैं, विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं, तो क्या होता है, जो अनस्किल्ड हैं, अनस्किल्ड लेबर है, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है या फिर जिनके पास थोड़ी स्किल्स हैं, सेमी स्किल्ड लेबर हैं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ती है। और यही लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पुअर होते हैं। तो अल्टीमेटली इनकी इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी होती है, वेलफेयर की तरफ वो रीजन बढ़ने लग जाता है। सो ये पॉइंट भी हमारा किस पे जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और बेटरमेंट के लिए होगी, डेवलपमेंट भी वहाँ पे बढ़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें कि इंडस्ट्री जो है एंटरप्रेन्योरशिप की भी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देती है, मतलब उद्योग है जो उनको बढ़ावा देती है बहुत तरीक़ों से। जैसे कि एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है या जो सर्विसेज है, मतलब जो हम सेक्टर्स की बात करते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी में जैसे एग्रीकल्चर, फिशरीज़ वगैरह आ जाती है, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में जो द्वितीय होता है या माध्यमिक जो उद्योग होते हैं, उनमें क्या आ जाता है, हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और सर्विसेज सेक्टर में हम जो सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग है या ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, इस तरीके की सर्विसेज हमारी टर्जरी सेक्टर्स में आती हैं। तो जो सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर्स हैं उनकी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई दिखती हैं, वहाँ पे भी लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी एज अ वर्कर ही काम करेंगे या सभी वर्कर के तौर पे ही काम करेंगे। जो उस फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में मान लो जो भी चीज़ बनाई जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर बॉटल की है, बॉटल्स बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पे फॉर एन एग्जांपल 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो 100 वर्कर्स बॉटल्स बना रहे हैं बहुत अच्छे से, एक अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन उन बॉटल्स को मार्केट तक, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए भी तो लोग चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वही वर्कर्स बॉटल बनाएंगे भी और फिर जाके कंज्यूमर को बेच के भी आएंगे, या जो रिटेल शॉप्स है या होलसेल शॉप्स है उन तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी क्या है, सेकेंडरी और टर्जरी जॉब्स जो हैं वो भी क्रिएट होती हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे भी रोज़गार बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो देयर वुड बी ग्रेटर एंड वेरिड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। मतलब इसमें ये बोला गया है, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जा रही है। सभी को पता है ये बात कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया आज के टाइम पे सेकंड मोस्ट पॉपुलस है एंड कमिंग ईयर्स में हो सकता है मोस्ट पॉपुलस भी हो जाए, राइट। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, तो डिमांड क्या है, जो गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स है या खाना है या जो भी गुड्स हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं, लोगों की मांग बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन फीड करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत है। तो ज़्यादा, अब जो गुड्स अगर प्रोवाइड करवाने हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी, जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब जहाँ पे वो 100 वर्कर्स काम कर रहे थे जितना बनाने के लिए, अब प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे एम्प्लॉय किए जाएंगे और ज़्यादा वर्कर्स को क्या मिलेगी, लाइवलीहुड मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा और उनकी लाइफ अच्छे के लिए बदलेगी, लिविंग कंडीशंस उनकी चेंज होगी। नेक्स्ट हम बात करें, इट विल ऑल्सो रिड्यूस द इनकम गैप, कि अब क्या होगा कि जैसे रूरल एरियाज़ में ही अगर हम बोलते हैं कि वहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वही पूरा प्रोसेस की
रोज़गार मिलेगा, चाहे वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए है या कुछ बनाने के लिए है या सर्विसेज के लिए है। अब जो इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी होगा, वो सेकेंडरी में आ गया। कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स को लिया जाएगा या सर्विस उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वर्कर्स को रखा जाएगा। फिर उन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुँचाने के लिए, कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जिस काम के लिए लोग माइग्रेट कर रहे थे अर्बन एरियाज़ की तरफ, उसके लिए जो शहरी क्षेत्रों की तरफ लोग जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, अब उनको वो माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनको वो एम्प्लॉयमेंट, वो रोज़गार रूरल एरियाज़ में मिल रहा है। पहली चीज़ माइग्रेशन भी नहीं होगा, और दूसरा अगर वो भी कमाने वहाँ पे भी कमाने लग जाएंगे तो उनको क्या होगा, एक जो गैप है अर्बन और रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो गैप है देखने को मिलता है हमें, वो गैप भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वो गैप भी देखने को कम मिलता है और माइग्रेशन भी कम हो जाएगा, जो जिसकी वजह से जैसे माइग्रेशन से अब अर्बन एरियाज़ पे भी बहुत इफेक्ट आ रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स है जो हमें एम्प्लॉयमेंट के साथ ही देखने को मिलेंगे। तो ये हमने बात की कि एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट होगी, मतलब हमने बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करी अपनी। अब जैसे हम देखते हैं कि हर क्वेश्चन में या हर पॉइंट में हम सिर्फ पॉजिटिव्स या फिर नेगेटिव्स नहीं देंगे, हम बैलेंस्ड वे में बात करेंगे। एक पूरा बैलेंस बनाते हुए हम दोनों पहलू की बात करेंगे, अच्छा भी और बुरा भी। तो अभी हमने अच्छे की बात की, हमारे पॉजिटिव्स की बात की। अब हम अपने बुरे की बात करेंगे कि इसमें क्या बुराई, क्या या क्या चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं, क्या नेगेटिव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात करें कि मैनी स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मतलब बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं। अब जैसे हम बात करें कि हम रॉ मटेरियल दे देते हैं या वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यही बात की थी हमने। लेकिन मान के चलिए कि वहाँ पे रॉ मटेरियल तो है, लेकिन उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पे ढांचा ही नहीं है, उनके पास ऐसी टेक्निक ही नहीं है, उनके पास वो संसाधन ही नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे? क्या उस रॉ मटेरियल का यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन के लिए? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, उनके पास ढांचे की कमी है। तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब ढांचा ही नहीं है तो रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होगा, रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होगा तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट होगी ही नहीं। तो ये हमें एक चैलेंज देखने को मिलता है। दूसरा, लैक ऑफ स्किल्स अमंगस्ट पीपल इन दीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि अभी आप कहेंगे कि हमने तो बात की थी कि अनस्किल्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अग्रीड। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, अब जैसे हमने बॉटल बनाने की बात की, तो उसके लिए भी क्या है, क्या हर वो जो अनस्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड है, क्या उनको वो बनानी आती होगी बॉटल्स? नहीं बनानी आती होगी। तो उनको पहले ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें भी अमाउंट जाएगा, और ट्रेनिंग से बहुत ऐसे हैं जिनके पास, जिनको वो समझ में शायद वो ट्रेनिंग उनको आए ही ना, या वो बॉटल्स बना ही ना पाए। तो वो स्किल्स हैं जो लोगों के पास, अगर स्किल्स ही नहीं है, वो अगर समझ ही नहीं पा रहे या उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखेगी कि कोई इंडस्ट्री इतना वो नहीं करती है कि यहाँ पे लोग कर ही नहीं पाएंगे, अब ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो वहाँ पे भी एक हमें एज अ चैलेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो एमएसएमई सेक्टर की हम बात करते हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा शेयर ऐसा है जो वो लेके जाता है। मतलब अगर हम उस पर वर्क करें तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकता है एमएसएमई सेक्टर अकेला। तो लेकिन उसके पास वो वर्क अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहा जितना वो कर सकता है, जितना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, जितना वो डेवलपमेंट ला सकता है, उतना वो काम ही नहीं कर पा रहा है। उसके क्या रीजंस हैं? उसके क्योंकि बाधाएं बहुत हैं उसके। वो कैसी? जैसे कि मार्केटिंग, मार्केटिंग में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या होती है ना एमएसएमई सेक्टर के लिए, कि उन लोगों के पास पैसों की कमी होती है, वो ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते, उनको क्रेडिट मिलने में भी दिक्कत रहती है, क्योंकि उनका एज सच कुछ
क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी नहीं देखी जाती जिससे कि उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाए अच्छे से। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट की दिक्कत रहती है। अब इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होता तो वो इतने अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते और मार्केटिंग पे जैसे एडवर्टीजमेंट पे भी वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते। या फिर जो मान लो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके काम के लिए ज़रूरत है, वो उनको मिल ही नहीं पाती या वो उसको खरीद ही नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, एक बाधा के तौर पे काम करती है एमएसएमई सेक्टर के लिए, कि एमएसएमई सेक्टर वहाँ पे उतने अच्छे से काम कर ही नहीं पाता। और जितना वो शेयर, जितनी एम्प्लॉयमेंट, जितनी डेवलपमेंट वो दे सकता है, कर सकता है, उतनी वो अपनी पोटेंशियल के मुताबिक काम कर ही नहीं पाता इन चैलेंजेस के, इन बाधाओं के चलते। नेक्स्ट हम बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट आर एक्सपेंसिव एंड हाई रिस्क इन इंडिया। कि जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर मान लो कुछ चीज़, आपने कुछ इनोवेटिव चीज़ लेके आए, कुछ नया बनाया, एक नया आइडिया है, एक नई आपने इन्वेंशन करी है, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो प्रोसीजर है या उसको प्रोटेक्ट करवाना, इन्फोर्स करवाना बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में, जिससे कि ज़्यादातर लोग उसको अपने प्रोटेक्ट नहीं करवा पाते। और प्रोटेक्ट ना करवाने में क्या हो जाता है कि लोग चोरी कर लेते हैं और उससे बनाने लग जाते हैं। तो वो जो उन्होंने इन्वेंशन किया था, तो वो एक मोटिवेशन नहीं आता कि भाई मैं करूँगी, अच्छा मैं इन्वेंशन करूँगी, दूसरे ने चुरा के वो बनाने लग जाएगा, मैंने इतना पैसा उस पर लगाया, रिसर्च करने में, दिमाग लगाने में, या जो भी काम मैंने सब कुछ ट्रायल करने में मैंने पैसा लगाया, तो मेरा पैसा तो निकलेगा ही नहीं। तो सेम वे, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, सॉरी, डिमोटिवेट होने की वजह से वो काम करते ही नहीं, वो इतना इनिशिएटिव लेते ही नहीं। तो ये हमने बात की चैलेंजेस की। अब हमने पॉजिटिव भी देख लिए, नेगेटिव भी देख लिया, अच्छा और बुरा दोनों देख लिया। अब हम अपनी सजेशंस देंगे कि इस चीज़ को, इस रिगार्ड में क्या करना चाहिए कि जो स्टेट, जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो साथ में आके वेरियस स्ट्रैटेजीज बनाए, कुछ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, रीजनल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, उसकी पोटेंशियल यूटिलाइज की जा सके, उसको बढ़ावा मिल सके। तो पहला हम बात करें, हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे बताएंगे, जैसे कि उड़ीसा, जो सरकार है, उड़ीसा राज्य की सरकार है, उन्होंने अभी एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है उड़ीसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान, विजन 2025। और उन्होंने इस प्लान के अंडर उन्होंने क्या फोकस किया कि जो वो 5 सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, उसको अटेंशन देंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, प्रमोट करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे निवेश को, और 2.5 लाख करोड़ की, और वहाँ पे डायरेक्टली और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे प्रदान करवाएंगे, रोज़गार दिलवाएंगे करीबन करीबन 30 लाख लोगों को, 30 लाख पीपल को। तो ये उड़ीसा ने एक प्लान बनाया जो उनका 2025 तक का विजन है ऐसा करने का। नेक्स्ट हम बात करें तो यूपी सरकार ने क्या किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लेके आए कि जो ट्रेडिशन, अब क्या होता है कि पहले से ट्रेडिशनल बहुत सारे लोग हाथ से कुछ काम करते थे जो बहुत बारीकी से बहुत अच्छा काम होता था, ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज चलती थी, तो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो जो काम है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, ट्रेडिशनल है, वो डिस्ट्रिक्ट में उसको एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके उस डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्निशन मिलेगी। तो क्या होगा, वहाँ पे बूस्ट मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, उनको बढ़ावा देना है उस प्रोडक्ट के लिए, तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ स्टेट बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारा, उत्तर पूर्वी जो रीजन है, वहाँ के लिए औद्योगिक विकास योजना लेकर आए, जिसमें कि ये बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी रीजन है वहाँ पे एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उसको एनकरेज, बढ़ावा दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटअप हो, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे वहाँ पे सेट होने के लिए, वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, चलने के लिए। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड ट्राइबल प्रोडक्ट्स। अब जैसे हम ट्राइफेड की बात करते हैं, ठीक है, या हम जो ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होगी,
उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करवाया जा रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, वैसे भी मार्केट्स में भी उसको बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है, ताकि अलग अलग स्टेट्स में, ताकि जो वो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स उससे भी उनको रोज़गार, वो उनको बेचें, उनको रोज़गार मिले, उनको पैसा मिले, ठीक है। और जो वहाँ पे ट्राइबल्स में और जो जो रहते हैं, जनजातियाँ रहती हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की प्रॉब्लम और जो पॉवर्टी, गरीबी है, वो कम हो जाए और उनको एक इनिशिएटिव, एक बूस्ट मिले उनकी लिविंग में। तो उसके लिए भी काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके उसके लिए भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स हार्बर GI टैग्ड प्रोडक्ट्स दैट कुड बी मैन्युफैक्चर्ड लोकली एंड मार्केटेड ग्लोबली। अब GI के बारे में आपने सुना होगा, जोग्राफिकली इंडिकेशन टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वो टैग है कि अगर किसी को इस चीज़ की रिकॉग्निशन मिलती है तो जिस एरिया को मिली है, जैसे बासमती राइस है, बासमती राइस को इंडिया के कुछ एक रीजन को ही मिली हुई है, मतलब कुछ स्टेट्स आती हैं उस रीजन में, गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है वहाँ के कुछ स्टेट्स को ही मिली हुई है, तो उन्हीं वही स्टेट्स उसको मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। उसके अलावा कोई और मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको वो रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ वही स्टेट्स उसको मैन्युफैक्चर का रिकॉग्निशन मिलती है, और वो रिकॉग्निशन ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में उसको उस मान्यता दी जाती है, और उसकी जो सेल है, मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ जाती है उससे। तो क्या होगा, बढ़ेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों की भी ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और डेवलपमेंट भी होगी। तो ये हमने बात की स्ट्रैटेजीज़ की, कि यह किस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और राज्य सरकार काम कर रहे हैं इनको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, रीजनल मैन्युफैक्चरिंग को क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए। तो एट दी एंड हम इसको बता सकते हैं कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट, अगर हम कंट्री की बात करें तो वो एक बैलेंस तरीके से, अगर हम देखें कि बैलेंस बना के चलें, कि कितनी जो लेस डेवलप्ड हैं डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स, उन पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो मोर डेवलप्ड है वहाँ पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चलेगा। तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें, कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे, और सिटीजन्स, इवन लोग भी अगर मिल के काम करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे विश्वास रख के काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, नीचे वाली जो लोग हैं उनको भी काम दिया जाएगा, तो वो मोटिवेट भी होंगे काम करने के लिए, और क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से काम को कर भी पाएंगे और वहाँ की दिक्कतों को जान भी पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट अप होगी, काम अच्छे से होगा, और हमारी जो ये प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को, कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट नहीं हो पा रही है जितनी पोटेंशियल है, तो हम उसको सॉल्व करवा सकते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा, आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो आप अपनी आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा गाइज। सो विल एंड अप दिस सेशन हियर। एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे कोर्सेज़ के बारे में। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल पे PDFs भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं डेली बेसिस पे, और साथ ही में रिवीजन भी कराई जाती है। GS का प्री प्लस मेंस बैच है, फुल फ्रेश बैच है गाइस, बेसिक से तैयारी हो रही है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से करवाई जा रही है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा बिना देरी करते हुए। और हमारा आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहे हैं मेंस का, जिसमें उसमें फ्री बैच है, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और रात को 8 बजे एनालिसिस भी करवाया जाता है विद पीडीएफ्स भी दी जाती हैं आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। एंड पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है आंसर राइटिंग का, जिसमें 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, और यू विल बी मेंस रेडी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके टेक्स्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं, और आप कोर्सेज़ में ज्वाइन हो सकते हैं। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। Let's end up this session here. I hope you all have enjoyed the session. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.